वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 2025-26 की जो हमारी न्यू सेशन की बुक है उसके अभ्यास प्रश्नों को। इन वीडियोस में बच्चों आपको मिलेगा हर सवाल का बिल्कुल नया जवाब, यानी यहाँ पर जो मैंने आंसर्स दिए हैं दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों के, वो पिछले वीडियो से काफी डिफरेंट है। जहां पर भी अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता थी वहां पर अपग्रेडेशन किया गया है बच्चों। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो भी आप इन वीडियोस को जरूर देखें, और जहां भी आपको लगता है कि आपको अपने आंसर्स में कुछ बढ़ाने की जरूरत है तो जरूर वहां पे चेंज करें। आइए सॉल्व करते हैं। साथ ही बच्चों, अगर आपको इस पूरे पार्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पीडीएफ, रिप्लाई में मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं। इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क थर्माकोल का दूसरा नाम है। ऑप्शन है हमारे टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन और डेक्रॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टाइरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है आ गंधक, ब ऑक्सीजन, स नाइट्रोजन, द कार्बन। तो कौन सा है बच्चों? स नाइट्रोजन जो है ये हमारा पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। नेक्स्ट हमारा है ग फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हरा, हल्का नीला, पीला या बैंगनी। तो राइट आंसर है बच्चों हल्का नीला। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो कांच है वो हल्का नीला हो जाता है। घ खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन द साधारण या मृदु कांच। इसका उपयोग बच्चों घरों की खिड़कियों को बनाने में किया जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है बच्चों, ये कथन हमारा सही है। ख रेयॉन प्राकृतिक रेशा है। ये गलत है बच्चों, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है, यानी मानव द्वारा बनाया गया रेशा है। ग सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, ये सभी मानव ने बनाई हैं, तो ये मानव निर्मित है। ख एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है बच्चों, एंटीबायोटिक इसका नाम ही क्या है? एंटीबायोटिक, यानी जो हमारे कीटाणु होते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके खिलाफ ये काम करता है, इसलिए यहाँ पर एंटी वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, एंटी का मतलब होता है खिलाफ और बायोटिक का मतलब होता है जो हमारे कीटाणु हैं या बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। शब्द हमें क्या दिए हुए हैं? साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी। इन्हीं शब्दों को हमें भरना है बच्चों। का है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के डैश बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है बच्चों? बर्तन। तो हम यहाँ पे भर देंगे बर्तन। ख सूत, रेशम, ऊन डैश रेशे हैं। सूत, रेशम और ऊन जो है बच्चों ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। या तो जानवरों से प्राप्त होते हैं या पौधों से प्राप्त होते हैं। जो जानवरों से प्राप्त होते हैं जैसे रेशम और ऊन, इन्हें हम कहते हैं जांतव रेशे, और जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं पादप रेशे। ग धूप के चश्मे सूर्य की डैश किरणों से आंखों को बचाते हैं। कैसी किरणों से बचाते हैं बच्चों? पराबैंगनी। अब यहाँ पर आप हानिकारक भी भर सकते थे, ठीक है, तो आप दोनों भर सकते हैं। पराबैंगनी ज्यादा स्पेसिफिक है, या तो आप यहाँ पर हानिकारक भी भर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। घ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से डैश प्राप्त किया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों? साबुन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाया जाता है। अंगा डैश रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो कौन से रेशों से? संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, जैसे रेयॉन, पॉलिस्टर इत्यादि। और संश्लेषित रेशों को ही हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, या तो हम इसे कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। तीनों एक ही हैं बच्चों। प्रश्न 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। क
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं? उत्तर, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकृति द्वारा स्वयं बनती हैं, जैसे पेड़, मनुष्य, नदी। मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे मेज, मोबाइल या वायुयान। ख, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो उत्तर, कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। हमारी बुक में 3 ही दिए हैं बच्चों, साधारण कांच, कठोर कांच और फोटोक्रोमिक कांच। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है सुरक्षा कांच। आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं बच्चों। फिर हमसे कह रहा है ग, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लास्टिक के प्रकार लिखे और यहाँ पे उपयोग। तो पॉलीथीन किस में उपयोग होती है? थैली और बाल्टी बनाने में। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मारोधी परत चढ़ाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक्रिलिक प्लास्टिक कहाँ यूज होता है? कार की खिड़कियों को बनाने में। बेकेलाइट, बिजली के प्लग या स्विच बनाने में। घ, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो बच्चों हम इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे साबुन और यहाँ पे अपमार्जक। 3 आप कॉलम बनाएंगे। पहला है उत्पत्ति, तो साबुन की उत्पत्ति प्राकृतिक तेलों या वसा से बनता है, जबकि अपमार्जक रासायनिक यौगिकों से बनता है। जल पर क्या प्रभाव है? कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है साबुन, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छे से झाग देता है। प्रदूषण की क्या स्थिति है? साबुन कम हानिकारक होता है, जबकि अपमार्जक अधिक हानिकारक होता है। बायोडिग्रेडेबिलिटी, आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जो बच्चों जो साबुन हमारे हर्बल है वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और लेकिन जो अपमार्जक है वो नष्ट नहीं होते तथा जल प्रदूषण करते हैं। अंगा, मृतिका क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुथी हुई चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाकर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृतिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की मृतिका है। इससे कप, प्लेट, गाड़ियों के स्पार्क प्लग तथा फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। च, संश्लेषित रेशे क्या हैं? उत्तर, मानव द्वारा निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन और रेयॉन आदि। ये रेशे अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। ये वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा जल्दी सूख जाते हैं। प्रश्न 5, स्तंभ क के अधूरे वाक्यों को स्तंभ ख की सहायता से पूरा कीजिए। स्तंभ क, स्तंभ ख। तो बच्चों यहाँ पे हमने सही करके लिखा हुआ है, क्योंकि आप भी इस तरह लिख लें। जब बड़ा रहे तो आप सही करके लिख लें और छोटा रहे तो आप एरो द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? ब से, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ख, मकान बनाने में, तो इसको हम द से मिलाएंगे। ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। ग, सीमेंट के नए प्लास्टर पे आ से मिलाएंगे। पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है बच्चों? क्योंकि उसमें जो है सुई जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जो एक दूसरे को पकड़ लेती हैं और उससे हमारा सीमेंट जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। घ, रेयॉन रेशों को स से मिलाएंगे। कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 है बच्चों रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, यानी जो एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग सही मात्रा में करें। यानी बहुत ज्यादा नहीं हमें खाद डाल देनी है कि हमने उठाया और ढेर सारा डाल दिया, तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान कर जाएगा। 2, जैव उर्वरकों का प्रयोग, हमें ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद और कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। 3, फसल चक्रण को अपनाकर। 4 है मिट्टी की जांच कराकर उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करें। 5 है फसल अवशेषों को जलाने की जगह जोत कर खाद में परिवर्तित करना। ख है बच्चों धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा धूप में बाहर निकलने, धूप के चश्मों का प्रयोग सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यह हमें सूर्य की गर्मी से भी बचाता है, परंतु छाया में ये अनुपयोगी हो जाते हैं, इसलिए आजकल इनके जगह पर फोटोक्रोमिक चश्मे का उपयोग किया जा रहा है। ग, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? उत्तर, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि
फर्स्ट रीजन है संश्लेषित रेशे जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन हाइड्रोफोबिक यानी जल विकर्षी होते हैं, यानी इनमें जल जल्दी से अंदर नहीं जाता, इसलिए ये प्राकृतिक रेशों की जैसे जूट की तुलना में पानी कम रोकते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा, इनकी सतह चिकनी होने के कारण पानी तेजी से बाहर निकल जाता है। थर्ड है, इनकी वाष्पीकरण दर अधिक होती है। फोर्थ है, इनकी तंतु संरचना घनी होने के कारण पानी वस्त्र के अंदर ज्यादा नहीं जा पाता है। घ, जैव निम्नीकरणीय जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। उत्तर, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। तो इस तरह से हम 2 कॉलम बना लेंगे बच्चों और उसमें लिखेंगे तुलनात्मक रूप में। जैव निम्नीकरणीय ये आसानी से प्राकृतिक रूप से सड़ जाते हैं, जबकि जैव अनिम्नीकरणीय ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते। जैव निम्नीकरणीय सूक्ष्मजीवों द्वारा इनका विघटन हो जाता है, जबकि जैव अनिम्नीकरणीय में इन पर सूक्ष्मजीवों का असर नहीं होता। जैव निम्नीकरणीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते, जबकि जैव अनिम्नीकरणीय पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जैव निम्नीकरणीय इनसे खाद बनाई जा सकती है, जैव अनिम्नीकरणीय इनसे खाद नहीं बनती। जैव निम्नीकरणीय भूमि को उपजाऊ बनाती है, जैव अनिम्नीकरणीय भूमि की उर्वरकता को घटा सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण है फल, सब्जी के छिलके, कागज, लकड़ी आदि। जैव अनिम्नीकरणीय के उदाहरण है प्लास्टिक, कांच, धातुएं आदि। प्रोजेक्ट कार्यों को भी बच्चों हम इन वीडियोस में सॉल्व करेंगे और जरूर लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादातर वीडियोस में इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम इस बार क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्रोजेक्ट कार्य को भी आप करवा दीजिए। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों हमारी पुस्तक में दिया होता कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो हम इसको प्रोजेक्ट के रूप में लिखेंगे। प्रोजेक्ट का हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा? प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर प्रभाव। परिचय क्या हो जाएगा? प्लास्टिक आज के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह सस्ता, टिकाऊ और हल्का होता है, इसलिए हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, परंतु इसका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक के उपयोग को समझना, प्लास्टिक के दुष्प्रभावों का अध्ययन, वैकल्पिक उपायों की पहचान करना। प्लास्टिक के उपयोग का प्रभाव, पहला है मृदा प्रदूषण। प्लास्टिक मिट्टी में सड़ता नहीं, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है। सेकंड, जल प्रदूषण। नदियों और समुद्रों में फेंके गए प्लास्टिक से जल प्रदूषित हो रहा है। जलीय जीवों पर खतरा। प्लास्टिक निगलने के कारण कई जीव मर जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो जीव प्लास्टिक को खाते हैं वहां पर उनके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जो है प्लास्टिक इकट्ठा होते जा रहा है और वो फिर जो है हमारे शरीर में आता है। जैसे कि अगर मछली कुछ लोग खाते हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमारे शरीर में आता है। फोर्थ है बच्चों वायु प्रदूषण। प्लास्टिक जलाने से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। फिफ्थ है पशुओं पर प्रभाव। प्लास्टिक खाने से जो पशु हैं बच्चों वो बीमार या मृत हो जाते हैं। 6 है मानव पर प्रभाव। माइक्रोप्लास्टिक का प्रदूषण आज मानव मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। समाधान व सुझाव। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें। ठीक है। सेकेंड, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करें। थर्ड, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाएं। यहां पर बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों। और इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पीडीएफ, तो आपको इस पूरे लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा। बाय बाय बच्चों।